सो गुड आफ्टरनून गर्ल्स, वेलकम बैक। हमने पिछली क्लासेस में अपना एडल्टहुड एंड एजिंग का चैप्टर शुरू करा था, जिसमें मैंने आपको वेरियस टॉपिक्स करवाए थे। नेचर ऑफ एडल्टहुड क्या है, डेवलपमेंटल चेंजेस किस प्रकार के होते हैं एंड कारण क्या हैं डेवलपमेंटल चेंजेस के, एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स या समस्याएं कौन सी हैं जो इस प्रकार की डेवलपमेंटल चेंजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दैट क्लियरली. सो नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एजिंग एंड डेथ. तो इसमें एक आपका शॉर्ट नोट आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजिंग एंड डेथ, यानी एजिंग क्यों होती है और उसके बाद डेथ या मृत्यु के साथ कुछ जुड़ी हुई कुछ कॉमन बातें जो हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम एजिंग के ऊपर आते हैं. अनेक व्यक्तियों ने, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने एजिंग और मृत्यु के कारणों के ऊपर शोध करे हैं, उन कारणों का पता लगाने की कोशिश करी है. तो बेसिकली दो अप्रोचेज या उपागम के आधार पर हम एजिंग और मृत्यु के कारणों के ऊपर पिन पॉइंट कर सकते हैं. सबसे पहला अप्रोच है हमारा, जिसको हम टूट फूट उपागम कहते हैं, यानी कि स्टोकेस्टिक अप्रोच. ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि इसको हम वियर एंड टियर थ्योरी का भी नाम दे सकते हैं. जो हमारी बॉडी में इस प्रकार की टूट फूट या वियर एंड टियर होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता. अब आपके घर में भी सपोज कोई कांच की आइटम है, कोई ग्लास है कांच का या कप है, वो टूट जाता है तो आप उसको वापस से जोड़ नहीं सकते. तो ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी इस प्रकार का वियर एंड टियर होता है, इस प्रकार की टूट फूट होती है जो कि वापस से मतलब वापस से आप उसको जोड़ नहीं सकते. और ये टूट फूट या वेयर एंड टियर क्यों होती है? कुछ बाहरी और कुछ आंतरिक स्रोतों के कारण. इसका जो सोर्सेज जो होते हैं एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं. और जब हमारे शरीर के अंदर ये सारा का सारा जो भी डैमेज है, बाहरी और आंतरिक स्रोतों के कारण जो डैमेज होता है वो क्यूमुलेट हो जाता है, संचित हो जाता है, तो हम जो है बूढ़े हो जाते हैं या हमारी एजिंग होती है और धीरे धीरे हमारी मृत्यु हो जाती है. यानी इस टूट फूट के जो दूरगामी जो प्रभाव होते हैं वो एजिंग और डेथ से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी टूट फूट थ्योरी या स्टोकेस्टिक उपागम ये कहता है. इससे जुड़े हुए अब हम दो और उपागमों की चर्चा करेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहली थ्योरी है मुक्त रेडिकल्स थ्योरी. ठीक है, जिसको हम फ्री रेडिकल थ्योरी भी कहते हैं. तो ये सिद्धांत जो है एजिंग और मृत्यु के लिए जो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, मुक्त रेडिकल्स जिनको कहते हैं, उनके ऊपर बल देते हैं कि ये कारण होते हैं, ये रीजंस होते हैं हमारी बॉडी को एज करने में. ठीक है, तो ये क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स? जब एटम्स, जो हमारी बॉडी में एटम्स मौजूद होते हैं, तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें जब क्षति हो जाती है तो ये एटम्स जो हैं अनस्टेबल हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं. ठीक है, तो ये इस थ्योरी को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का ये मत है कि जब ये एटम्स अस्थिर हो जाते हैं तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या काम करता है? जो हमारे शरीर को आगे बढ़ने के लिए या हमारे शरीर को इस प्रकार की जो आंतरिक और बाहरी सोर्सेज के कारण जो डैमेजेस होते हैं उनसे बचा कर रखता है. मेटाबॉलिज्म आपका जितना एक्टिव होगा उतना आपका शरीर एक्टिव रहता है. परंतु जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे एटम्स जो हैं उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में क्षति हो जाती है, जिसके कारण एटम्स अस्थिर हो जाते हैं और जिसके कारण जो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो अनस्टेबल हो जाता है. और जब ये अनस्टेबल पार्टिकल्स आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मौजूद हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनस्टेबल पार्टिकल्स आपके शरीर में आ जाते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके शरीर में क्षति उत्पन्न करते हैं, आपके डीएनए को प्रभावित करते हैं. और जिसके कारण जो सेल्स की जो मतलब मरम्मत होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके शरीर में मौजूद इन सेल्स को, इन एटम्स की मरम्मत करता है, मेंटेनेंस करता है, रिपेयर करता है, जिसकी वजह से आपका शरीर एक्टिव रहता है, चलता फिरता रहता है. ठीक है, परंतु जब ये बहुत ज़्यादा
फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ये आपके डीएनए को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से सेल मेंटेनेंस और रिपेयर में बाधा उत्पन्न होती है, हस्तक्षेप उत्पन्न होता है, और आयु बढ़ने के साथ साथ ये जो क्षति है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से एजिंग हमारे शरीर में नज़र आती है। अनेक प्रकार की जो बॉडीली फीचर्स जो होते हैं उसमें गिरावट नज़र आती है, बिकॉज ये जो आपके बॉडीली जो फीचर्स होते हैं आपकी, जैसे आईज है, स्किन है, ये या हेयर है आपके, ये सारा कुछ आपके उन डीएनए पार्टिकल्स से बना होता है, ठीक है, उन सेल्स से बना होता है। जब सेल्स में ही क्षति आ जाएगी जिससे कि डीएनए पार्टिकल्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ये सेल रिपेयर नहीं हो पाता, ठीक है, और आपके शरीर में इस प्रकार की गिरावट नज़र आती है और आप एज होना शुरू हो जाते हो, ठीक है। और जब ये बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो अंत में फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी हमारी फ्री रेडिकल थ्योरी, टूट फूट या स्टोकेस्टिक सिद्धांत के अंतर्गत ही ये थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी स्टोकेस्टिक अप्रोच के अंतर्गत है हमारी डीएनए क्षति थ्योरी, डीएनए डैमेज थ्योरी जिसको कहते हैं। ये इस सिद्धांत ने भी डीएनए की क्षति के ऊपर ही बल दिया है। जैसे फ्री रेडिकल्स ने सेल्स की जो क्षति होती है, या जो हमारे शरीर में जो एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उनमें जब उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में जब क्षति उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, ठीक है, और उसके जब मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा तो सेल रिपेयर जो है या सेल मेंटेनेंस जो है वो नहीं हो पाता, और आपके जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें गिरावट नजर आती है। डीएनए डैमेज थ्योरी क्या कहती है? इसमें डीएनए के ऊपर ज़्यादा बल दिया है कि डीएनए की जो क्षति होती है उसके क्या प्रभाव होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। और डीएनए की क्षति कब होती है? जब सेल डिवीजन जो होता है या कोश विभाजन बाहरी या आंतरिक कारणों की वजह से दोषपूर्ण हो जाता है, ठीक है। जो हमारा जो सेल्स में जो डिवीजन होता है, कोशों में जो विभाजन होता है, वो बाहरी कारणों की वजह से या आंतरिक कारणों की वजह से दोषपूर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? जहरीला पदार्थ, ठीक है, वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाता है तो उससे आपके डीएनए में क्षति आ जाती है। और जैसे जैसे डीएनए की क्षति बढ़ती जाती है, ठीक है, उससे आपके जो सेल डिविजन्स जो हैं, कोश विभाजन भी बढ़ता जाता, कोश विभाजन में भी कमी आती जाती है, और वैसे वैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, और हमारी जो कार्यवाही जो है, आंतरिक बाहरी जो भी आपकी वर्किंग है, आपकी परफॉर्मेंस है या निष्पादन है, वो गिरती जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि डीएनए की क्षति की वजह से, ठीक है, डीएनए की क्षति की वजह से सेल डिवीजन में गिरावट आती है। सेल जो होते हैं हमारे अनेक प्रकार के जो आपके फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके शरीर के, चाहे आंतरिक चाहे बाहरी, वो सारे सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन में जब गिरावट आती है वो डीएनए की क्षति की वजह से होती है, और जिसकी वजह से जब ये गिरावट नज़र आती है सेल डिवीजन में, तो आपके अंदर बुढ़ापे की जो निशानियां हैं वो नज़र आने लगती हैं, ठीक है। और ये बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के कारणों से हो सकता है। इसके ऊपर कई प्रूफ्स या साक्ष्य भी उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति शराब या नशीली पदार्थों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार के एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं जो उपयुक्त नहीं है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे इस सेल डिवीजन को अफेक्ट करते हैं, इस सेल डिवीजन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं या और ज़्यादा तीव्र कर देते हैं। तो आपके अंदर एजिंग के चिन्ह जो है वो शीघ्र प्रदर्शित होने शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कि इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू डिले योर एजिंग प्रोसेस,
तो आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के शराब के सेवन से या नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहना चाहिए। एनवायरमेंटल कंडीशंस उपयुक्त होनी चाहिए जहाँ पर हम रह रहे हैं, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए। उचित व्यायाम या एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके साथ साथ खाने पीने के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंजाइटी फ्री लाइफ जितनी आप जियोगे उतना ही आप अपने एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हो। अपने अंदर की जो ये टूट फूट है इसको आप विलंबित कर सकते हो, इसको थोड़े समय के लिए रोक सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली अप्रोच जिसको हम स्टोकेस्टिक यानी कि टूट फूट थियोरी कहते हैं, जिसके अंदर फ्री रेडिकल थियोरी है और डीएनए डैमेज थियोरी है। दूसरा अप्रोच जो कि हमें एजिंग के कारणों के बारे में एक्सप्लेन करता है वो है प्रोग्राम्ड अप्रोच। ठीक है, प्रोग्राम्ड अप्रोच के अंतर्गत ऐसे सिद्धांत आते हैं जो इस बात के ऊपर बल देते हैं कि एजिंग प्रोसेस जो है वो हर प्राणी के बिल्ट इन बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा होता है। कोई भी स्पीशीज है, ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का जानवर है, कोई ह्यूमन बीइंग है, किसी भी प्रकार का पक्षी है, कोई भी प्राणी जो है उस हर प्राणी के शरीर में उसके स्पीशीज के आधार पर एक बिल्ट इन बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? स्पीशीज के आधार पर क्या है? जैसे कहते हैं कि एक डॉग है, सपोज एक कुत्ता होता है, उसकी उम्र जो है वो 14 साल है मैक्सिमम, तो उसकी शरीर का बिल्ट इन बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो 14 साल होता है। यानी कि एक कुत्ता जब बॉर्न होता है और उसमें 14 साल के भीतर ही उसके शरीर में वो सारा प्रोसेस हो जाता है जो कि एक मानव प्राणी के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर सपोज 70 या 80 साल का है। ठीक है, एक मानव के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एवरेज एज होती है वो अराउंड 60 या 70 ईयर्स होती है, यू कैन से 70 ईयर्स। तो एक कुत्ते का बायोलॉजिकल क्लॉक 14 साल तक चलता है और एक ह्यूमन बीइंग का बायोलॉजिकल क्लॉक 70 साल तक चलता है। यानी जो बुढ़ापे के या एजिंग की निशानियां एक कुत्ते के शरीर में, उसके मस्तिष्क में 11, 12, 13 या 14 साल में आनी शुरू होती हैं, वही एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 60 ईयर्स के बाद आएंगी। ठीक है, तो वो इस प्रकार से प्रोग्राम्ड अप्रोच इस चीज को कहते हैं कि हर जीवित प्राणी के शरीर में एक बिल्ट इन बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो उसकी एजिंग को कंट्रोल करता है, उसकी एजिंग को नियमित करता है। ठीक है, यानी कि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ये हमारे शरीर में मौजूद टीलियोमियर्स के ऊपर आधारित होता है। क्या होते हैं ये टीलियोमियर्स? ये एक प्रकार की कैप्स होती हैं, एक प्रकार की टोपियां होती हैं जिनका निर्माण डीएनए से होता है। हमारे शरीर में जो डीएनए मौजूद है उससे इन टीलियोमियर्स का निर्माण होता है। हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वी ऑल नो दैट। तो ये जो टीलियोमियर्स हैं ये क्रोमोसोम के अंतिम भाग को ढकती हैं, टोपियां टाइप होती हैं, क्रोमोसोम का जो लास्ट पार्ट होता है उसको ये कवर करती हैं। ठीक है, और जैसे अभी मैंने आपको टूट फूट थ्योरी में भी बताया कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता रहता है, कोशों का विभाजन होता रहता है। सेल्स जो हैं और छोटे छोटे हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर की लंबाई बढ़ रही है, हमारा शरीर का आकार बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? सेल डिवीजन की वजह से होता है। एक बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो 19 से 21 इंच की लंबाई होती है उसकी। ठीक है, शुरू में हमने जब किया था ये इन्फेंसी स्टेज तो उसमें आपको याद होगा एक एवरेज लंबाई क्या है एक बच्चे की, 19 से 21 इंच होती है। और धीरे धीरे विद एज वो लंबाई बढ़ती जाती है, यानी कि एक एडल्ट पर्सन की एवरेज जो लंबाई होती है वो करीब 5 फीट 3 इंच के करीब हो जाती है। ठीक है, वी कैन से दैट 160 162 इंचेस के अराउंड उसकी हाइट हो जाती है। तो दैट मीन्स वो कैसे हुई है इतनी हाइट? बिकॉज ऑफ सेल डिविजन। ठीक है,
आंखें बड़ी हो रही हैं बिकॉज आंखों में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो के आंखों को बड़ा कर रहे हैं। आपके फेस के अंदर कई प्रकार के सेल्स होते हैं जो डिवाइड होकर और छोटे छोटे हो जाते हैं और वो आपके फेस के आकार को बड़ा करते हैं, आपकी उंगलियों को, आपके हैंड्स को, आपकी आर्म्स को। वो सेल डिवीजन के द्वारा इनकी जो लंबाई जो है, इनका जो आकार है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये जब हमारा ये सेल डिवीजन होता है तो ये टीलियोमियर्स भी छोटे से छोटे होते जाते हैं। ठीक है, डीएनए जब आपका डिवाइड हो रहा है, डीएनए जब डिवीजन हो रहा है तो टीलियोमियर्स भी डिवाइड होते जाते हैं, छोटे से छोटे होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब ये इतने छोटे हो जाते हैं कि इसके बाद इनका फर्दर डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। ये क्रांतिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्रिटिकल स्टेज आ जाता है जिसके बाद किसी भी प्रकार का और डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद और सेल डिवीजन नहीं होगा और यही प्रक्रम जो है ये हमारे एजिंग प्रक्रम को का योगदान है। ठीक है, इसी प्रकार के प्रक्रम से आपका एजिंग प्रक्रम चलता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे स्किन में ये टीलियोमियर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और सेल डिवीजन हो रहा है जिसकी वजह से टीलियोमियर्स की लंबाई भी मतलब बड़े से छोटी होती जाती है जब तक इसका आगे विभाजन नहीं हो पाता। और जब आगे विभाजन नहीं हो पाता इसका मतलब हमारे सेल डिवीजन की वजह से जो टूट फूट हो रही है उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं है। जब हम छोटे से एक बच्चे से लेकर हमारी एज बढ़ती है, उसके साथ साथ आपका लंबाई, आपका आकार बढ़ रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो यानी कि टीलियोमियर्स आपके सेल डिवीजन को के साथ साथ आपके जो अंदर सेल डिवीजन के कारण जो टूट फूट हो रही है उसकी रिपेयर और मरम्मत भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से एजिंग के साइंस जो हैं आपके शरीर में नजर नहीं आते। परंतु जैसे ये क्रिटिकल स्टेज पर ये डिवीजन पहुंच जाता है, यानी इसके बाद सेल्स का या कोशों का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, टीलियोमियर्स की लंबाई भी इतनी छोटी हो गई है कि आगे विभाजन पॉसिबल नहीं है, तो वहीं पर आपके शरीर के डीएनए का जो मरम्मत है, जो रिपेयर है, जो मेंटेनेंस है, वो कार्य रुक जाता है। और जब वो कार्य रुक जाएगा दैट मीन्स आपके शरीर में एजिंग के जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रोग्राम्ड अप्रोच कहते हैं, यानी बिल्ट इन बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा। ह्यूमंस में ये 60 साल के बाद होता है, कुत्तों में ये 11-12 साल के बाद होना शुरू हो जाता है, उनकी मृत्यु 14 साल में हो जाती है मैक्सिमम। और ह्यूमन या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी मृत्यु जो है वो 60 साल के बाद, 70 या जो भी मैक्सिमम एज होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो ऑन वेरियस अदर थिंग्स, जिसके कारण आप अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी करा है। ठीक है, पर ये एवरेज एज की बात हो रही है कि एवरेज एज या एवरेज टाइम ऑफ एजिंग कैन बी आफ्टर 60 years या अराउंड 60 years ऑफ एज। ओके, इसी प्रकार से एक और सिद्धांत है जिसको हम प्रोग्राम्ड अप्रोच के अंतर्गत ही डिस्कस कर सकते हैं, वो ये है हमारी इम्यून सिस्टम में गिरावट। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित आयु सीमा के बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे धीरे काम करना कम कर देता है, धीरे धीरे वो ठप पड़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी कार्रवाई के ऊपर, उनकी वर्किंग के ऊपर इसका अफेक्ट होता है। हमारे पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम जो है वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको नियमित करने के लिए जो हमारा सिस्टम होता है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनकी कार्रवाई के लिए आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म जो है अफेक्ट कैसे होगा, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अभी भी जो ये आपकी जो क्रॉनिक ये कोविड-19 का जो पैंडमिक है, इसमें भी आपने सुना होगा कि ये किस वजह से आपके शरीर को अटैक करता है या इन्फेक्ट
करता है या किस किस रीजंस की वजह से ज़्यादा अटैक करता है आपकी बॉडी को, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कई प्रकार की औषधियाँ या घरेलू उपचार भी प्रतिपादित करे हुए हैं। मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप इस प्रकार से इन चीज़ों का ग्रहण या सेवन करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो विद एज ऑटोमेटिकली वीक होता जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो गिरता जाता है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम जो है वो आपके कई प्रकार के जो इंटरनल जो सिस्टम्स जो है, आपके किडनी का फंक्शन है, आपकी लंग्स का फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया जिसको कहते हैं, कई प्रकार के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, नियमित करता है। तो जब ये इम्यून सिस्टम आपका वीक होता जाएगा तो ये आपके सारे जो ऑर्गन्स का काम करना या इनकी जो कार्रवाई है इनमें भी गिरावट आती जाएगी, आपकी जीवन शक्ति में गिरावट आती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप किसी भी काम करने के योग्य नहीं रहते हो, बिल्कुल आप बेड पकड़ लेते हो और धीरे धीरे फिर आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो प्रोग्राम्ड अप्रोच के साक्ष्य में या इसके पक्ष में कई प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करे गए हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर स्पीशीज का अपना अलग एक जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, जिसके अनुसार सबका अपना जीवन चक्र चलता है। हर एक का अपना जेनेटिक कोड का मतलब क्या है, जो बिल्ट इन बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हर स्पीशीज की अलग अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंगली हर एक की अपना जीवन चक्र करता है, चलता है। इसके अलावा अगर ह्यूमंस बीइंग्स की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनका कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, जस्ट एवरेज एज मैंने बताई है, और ये जीवन अवधि जो होती है ये अनुवंशिकता के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारी जीन्स कैसे हैं, हेरिडिटी क्या कहती है हमारी, हो सकता है हमारी अनुवंशिकता में लंबी आयु है, ठीक है, या फिर छोटी आयु है, तो ये हमारी अनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे परिवर्तन है हमारी बॉडी के अंदर जो जननिक कारकों के आधार पर होते हैं। जननिक कारक यानी कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के जो क्रिया तंत्र या मैकेनिज्म्स हैं, उनकी गिरावट के कारण बहुत से ऐसे परिवर्तन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, और अनेक जो सेल्स होते हैं वो मरने से कुछ दिन मतलब कि पहले या मरने से पहले कुछ पर्टिकुलर टाइम ही डिवाइड हो सकते हैं या विभाजित हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ सेल्स बहुत कम टाइम के लिए या बहुत कम अमाउंट में विभाजित होते हैं, कुछ सेल्स जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में विभाजित होते हैं। ये आपके सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, और वातावरण जन्य कारकों के द्वारा हम इसमें कोई प्रकार की चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमने दो थियोरीज करी हैं, स्टोकैस्टिक अप्रोच और प्रोग्राम्ड अप्रोच, ये दोनों थियोरीज क्या शो करती हैं? स्टोकैस्टिक या टूट फूट उपागम जो है ये वातावरण जन्य कारकों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, और प्रोग्राम्ड अप्रोच जो है ये हमारे इंटरनल जो फैक्टर्स है इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। इन्होंने यही कहा है कि सेल डिवीजन को, जैसे स्टोकैस्टिक अप्रोच में मैंने आपको कहा था कि सेल डिवीजन को बढ़ाने के लिए या टूट फूट को रोकने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो हम उसको विलंबित कर सकते हैं। परंतु प्रोग्राम्ड अप्रोच क्या कह रहा है कि जो हमारा सेल डिवीजन होते हैं वो कुछ निश्चित मात्रा तक डिवाइड होते हैं और उसके बाद डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, और अगर हम वातावरण जन्य दशाओं को अनुकूल बना लेते हैं तो उससे भी सेल डिवीजन में आप वृद्धि नहीं कर सकते। जब वो सेल डिवीजन बंद हो जाता है होना, तो होना ही है, चाहे जितने भी आपके वातावरण जन्य कारक अनुकूल हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों थियोरीज को एक्सप्लेन किया गया है। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि दोनों विचारों में से कौन सा सही है।
ठीक है, क्या इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी एजिंग और डेथ के लिए, या एक्सटर्नल या वातावरण जन्य फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं? तो इसके उत्तर में हमें यही कहना पड़ेगा कि कोई सा भी सिद्धांत, दोनों में से कोई सिद्धांत अपने आप में पूर्ण या कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यानी कि दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एजिंग के लिए अनेक प्रकार के क्रिया तंत्र या मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो वातावरण जन्य कारक हो, चाहे वो हमारे जननिक कारक हो। तो इन दोनों के बीच की जो अंत क्रिया होती है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है हमारी एजिंग और अल्टीमेटली डेथ के लिए। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ये दोनों अप्रोचेस किस तरीके से एजिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी बॉडी में एजिंग किस प्रकार की होती है। और फिर एजिंग के बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप? आपकी मृत्यु, डेथ। एजिंग के प्रक्रम का अंत क्या होता है? प्राणी की मृत्यु। और कई प्रकार की मृत्यु को हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें तो ऐसे लगता है ना कि हमारी आत्मा बॉडी में से निकल गई तो हमारी मृत्यु हो गई। ठीक है, साइंटिफिक तौर पर अगर हम देखें, वैज्ञानिक तौर पर देखें, तो 4 मेजर प्रकार की मृत्यु की चर्चा करी गई है। कौन सी होती है 4 प्रकार की? एक तो जैसे अभी हमने कहा शारीरिक मृत्यु। ठीक है, यानी कि जब हमारे शरीर के सारे प्रोसेसेस या प्रक्रम रुक जाते हैं जो हमारे शरीर को कार्य करवाते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिजियोलॉजिकल डेथ कहते हैं या शरीर क्रियात्मक मृत्यु। हमारे दिमाग में यही मेन मृत्यु होती है, फिजियोलॉजिकल डेथ जो है। परंतु इसके अलावा और भी प्रकार की मृत्यु होती है। दूसरी प्रकार की मृत्यु होती है ब्रेन डेथ, यानी जब आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क की जो मृत्यु। तो साइंटिफिक या मेडिकल टर्म्स में ब्रेन डेथ कब होती है? जब मस्तिष्क की क्रिया कम से कम 10 मिनट तक काम करना बंद कर देती है। मस्तिष्क में 10 मिनट तक कोई क्रिया जब नजर नहीं आती, चाहे आपका शरीर हिल डुल रहा है परंतु मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है, तो डॉक्टर्स ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेन डेथ। थर्ड टाइप ऑफ मृत्यु होती है जिसको हम सेरिब्रल डेथ कहते हैं, यानी कि जब हमारा जो प्रमस्तिष्कीय जो कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं, इसमें काम करना बंद हो जाता है। तो ये मेडिकली आधारित होता है। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने जब काम करना बंद कर दिया तो इसको हम सेरिब्रल डेथ कहते हैं। और चौथे टाइप की डेथ होती है सोशल डेथ, सामाजिक मृत्यु, यानी कि जो इंसान मर जाता है या जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके समाज के अन्य लोगों के साथ संबंध टूट जाता है। ठीक है, तो वो उन सबसे संबंध तोड़कर चला गया, तो दैट इज कॉल्ड सोशल डेथ। तो फिजियोलॉजिकल डेथ के साथ साथ हम सोशल डेथ भी, बट हम इस चीज को गिनते नहीं है या सोचते नहीं है। ठीक है, हमने तो सिर्फ ये हमारे नॉर्मली आम जीवन में क्या होता है, शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया, हमने व्यक्ति को मृत घोषित किया तभी। ठीक है, परंतु इसके अलावा ये भी और 3 प्रकार है जिनको मनोवैज्ञानिकों ने जिनकी व्याख्या करी है। ठीक है, तो इसके बाद एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने मृत्यु की अवस्थाओं के ऊपर कुछ स्टडीज करी हैं। ठीक है, कि मृत्यु से पहले इंसान जो है, स्पेशली जो किसी क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त है व्यक्ति, कुछ मृत्यु अचानक हो जाती है, एक्सीडेंटल हो जाती हैं। ठीक है, कुछ मृत्यु होती हैं जो कि किसी डिजीज से ग्रस्त होकर होती हैं। कोई क्रॉनिक डिजीज है जैसे कैंसर हो गया, एड्स हैं, हार्ट डिजीजेस हैं। ठीक है, तो क्रॉनिक डिजीज से रिलेटेड डेथ होती हैं, और कुछ डेथ्स होती हैं जो एज रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कैंसर पेशेंट्स के ऊपर स्टडीज करी हैं और ये पाया है कि जो इस प्रकार के क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त जो लोग होते हैं वो 5 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। कौन सी हैं वो 5 अवस्थाएं? सबसे पहली अवस्था आती है इनकार या डिनायल की। जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसको कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज को मानने से इनकार कर देता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कैसे हो गई मुझे, मेरे तो खान पान में या मेरी तो लाइफस्टाइल में कोई मैंने गलती करी ही नहीं है, बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। ही गोज इनटू डिनायल। ठीक है,
उसके बाद धीरे धीरे जब उसको रियलाइज होता है, मेडिकल फैक्ट्स भी उसके सामने आते हैं कि उसको वाकई में कैंसर है, तो नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको हम एंगर या क्रोध कहते हैं। फिर वो व्यक्ति जो है वो क्रोधित हो जाता है, क्रोध प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी कि भगवान के आगे और लोगों के आगे कि ये मेरे साथ कैसा अन्याय है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरी फैमिली है, उनको कौन सपोर्ट करेगा। तो अनेक प्रकार से उसका क्रोध जो है प्रदर्शित होता है कि मैं ही क्यों, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज होती है। फिर वो जब धीरे धीरे वो क्रोध सेटल होता है, वो इस चीज को मतलब कि होता है उसको कि चलो अब मुझे कैंसर हो गया है, तो थर्ड स्टेज आती है जिसको हम सौदेबाजी या बार्गेनिंग कहते हैं। कई प्रकार के मंदिर मस्जिदों के चक्कर लगाएगा, प्रसाद बांटेगा, व्रत उपवास करेगा और भगवान से बार्गेनिंग या सौदेबाजी करने की कोशिश करेगा, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। अब आपको एक बार कैंसर जैसी बीमारी हो गई, उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल में आप चेंज ला रहे हो, तो उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा उसकी उस बीमारी के ऊपर, ठीक है। परंतु ये थर्ड स्टेज आती है सौदेबाजी या बार्गेनिंग की। और जब इंसान को लगता है कि अब इसका भी कोई असर नहीं हो रहा, मेरी बीमारी तो बढ़ती ही जा रही है, किसी भी प्रकार की सौदेबाजी काम नहीं आ रही है, तो फिर वो डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति में चला जाता है। यानी कि किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करना बंद कर देता है, अपने कमरे में पड़ा रहेगा, रोना धोना, सैड, अनहैप्पी वाला जो फीलिंग जो है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उसको हो जाता है, बार बार सोचता रहता है अपने मन में, ओवर थिंकिंग होती है कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, या कैसे कोई जिएगा, बच्चे छोटे हैं, अनमैरिड हैं। तो अनेक प्रकार के एंजाइटीज़ और टेंशन्स उसको घेर लेते हैं, जिससे कि वो डिप्रेशन या अवसाद में चला जाता है, ठीक है। और फिर अंतिम अवस्था आती है जिसको हम स्वीकृति या एक्सेप्टेंस कहते हैं, कि ये फिर जब वो सारा कुछ होकर देख लिया, सारी अवस्थाओं से होकर देख लिया, तो फिर कि ना तो क्रोधित होकर बनता है और ना उदास होकर बनता है, बीमारी तो बीमारी है, ये तो मेरे अंदर है और धीरे धीरे ये मुझे मृत्यु की तरफ लेकर जा रही है, तो वो अपनी बीमारी को, अपनी मृत्यु को फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है, अपने परिवार के साथ घुलना मिलना शुरू करता है, परिवार को आने वाले टाइम के बारे में सचेत करता है, कोई और जो कुछ भी बातें उसको बतानी है, जो इम्पोर्टेंट बातें, सपोज ही इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली है, तो उसके बारे में, कोई फाइनेंसेस के बारे में और चीज़ों के बारे में फैमिली को, परिवार को बताना है, तो उनके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। अपने नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त लोग हैं, उनके साथ मिलजुल कर उनको अलविदा कहना शुरू कर देता है और कई प्रकार की सलाहें या एडवाइस देनी शुरू करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने हमें ये 5 अवस्थाएं बताई थी जिनसे होकर एक व्यक्ति गुजरता है, जिसको पता है कि मेरी मृत्यु नज़दीक है। हालांकि बहुत से ऐसे शोधकर्ता हैं जिन्होंने इन 5 अवस्थीय मॉडल की आलोचना करी है, परंतु फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मत है कि मतलब कि काफ़ी बुद्धिजीवियों का दिमाग या माइंड जो है, ये मॉडल जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, कि काफ़ी हद तक ये मॉडल स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त है, जिनको पता है कि मेरी मृत्यु अनटाइमली मृत्यु आ रही है, ठीक है। ये उनके साथ होता है जो यंगर एज है, मिडिल एज में होते हैं, यंग एज है और इस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो गए, वो आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। परंतु एजिंग के साथ जो मृत्यु आती है, तो वो आपको पता है, आपके शरीर में धीरे 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 टूट फूट हो रही है, धीरे धीरे आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, शरीर में गिरावट आ रही है, तो अब आपको पता है कि आपकी मृत्यु होगी, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आपने अपनी लाइफ फुल्ली जी ली है, हर प्रकार के जो कार्य एक होते हैं एक इंसान के, चाहे वो परिवार से रिलेटेड है, आपकी वर्क से रिलेटेड है, वो सारे आपने लगभग पूरे कर लिए हैं, तो आप एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो उनके लिए ये मॉडल ठीक नहीं है, या फिर एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं, वो तो अचानक से ही डेथ हो गई। तो ये मॉडल हम सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर लागू कर सकते हैं जो कि यंगर एज में किसी प्रकार की क्रॉनिक या
जो मतलब कि ऐसी डिजीज से ग्रस्त हो जाते हैं जो कि जिसका अंत मृत्यु है। ठीक है, जो कि ऐसी प्रकार की जो भयानक बीमारियां होती हैं जिनका इलाज नहीं होता, या जो जिनका अंत मृत्यु ही होती है। ठीक है, मरणांतक जिनको कहते हैं बीमारियां, उनसे जो ग्रस्त हो जाते हैं, तभी इन्होंने कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर इसका इलाज करके इस मॉडल को उनके ऊपर लागू किया था। ओके, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक एजिंग एंड डेथ। एक शॉर्ट नोट आ सकता है इसका कि एजिंग एंड डेथ के प्रक्रम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें। ठीक है, एक संक्षिप्त वर्णन करें उसका। तो उसमें आपने इन दोनों थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है, स्टोकेस्टिक और प्रोग्राम्ड अप्रोच को। ठीक है, और दोनों में से कौन सी बेहतर है वो थोड़ा सा आप कंक्लूजन लिख दें। और फिर डेथ या मृत्यु जो कि एजिंग का अंतिम भाग होता है, और कौन कौन से प्रकार की मृत्यु की चर्चा करी है मेडिकल टर्म्स में। एंड देन जो ये 5 अवस्थीय मॉडल है एलिजाबेथ कुबलर रोज का, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर एजिंग एंड डेथ के प्रक्रम के ऊपर एक संक्षिप्त वर्णन आता है आपका। सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। So thank you so much, girls.